नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो ये चाइना का ऑब्जर्वेटरी है जो कि आपको डाटा इकट्ठा करेगा न्यूट्रिनो के बारे में। चाइना विल बी हेल्प सॉल्विंग। इससे क्या होगा, जिनों से मिस्टीरियस न्यूट्रिनो के बारे में जो भी ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंटरेक्शन के बारे में है, उसके अदर पार्टिकल्स के बारे में है, उन सब के बारे में जो भी मिस्टीरियस बुद्धि है उसको सुलझाने में आसानी होगा। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि स्मॉलर देन अदर एलिमेंट्री पार्टिकल, एकदम छोटा जो होता है, जो अदर पार्टिकल से भी छोटा है। तीन टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं। पहला जो है उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, दूसरा मॉन बोला जाता है, तीसरा टॉन न्यूट्रिनो बोला जाता है। न्यूट्रिनो जो है वो आपको बिटवीन टाइप्स जिसमें से वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग न्यूट्रिनो ऑसिलेटर्स कहते हैं। उसके बाद इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये आपको स्पिन करता है 1/2 विथ ए नेट न्यूट्रल चार्ज, ट्रेवल एटमोस्ट लाइट के बराबर ये स्पीड से ट्रेवल करता है और सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। ये आपको किसी भी पार्टिकल से रेयरली इंटरेक्ट करता है, जो कि इसीलिए इसको घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स जो है इसका यूनिवर्स मास इन द यूनिवर्स। इसके बाद इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटी और वीक फोर्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है। अगर भारत में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात की जाए तो ये तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में भारत के द्वारा बोली वेल्स वेस्ट हिल में, जो कि तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कंबाइंड फंडेड इस ऑब्जर्वेटरी को शुरू किया गया है। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को, इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को। इसके बारे में अगर और बात की जाए तो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो कि फर्स्ट डिटेक्टर है अपने प्रकार का, जो कि कॉस्मोस फ्रॉम डीप विद इन साउथ पोल से आइस के बारे में ये रिसर्च करता है। चाइना का एक और है ट्रिडेंट, जिसको ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहा जाता है। यूएस का ड्यून है, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। तो ये न्यूट्रिनो के बारे में था। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। तो सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, यानी कि जैसे सोशल मीडिया है, उसको आवश्यकता से अधिक उपयोग करना। एडिक्शन मतलब उसका लत लग जाना, जैसे शराब पीना एक लत है। तो जो भी अगर हम एक्सेस टाइम उस पर स्पेंड करते हैं तो उससे हमको कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे इरिटेशन होगा, अन्य अन्य काम नहीं होगा, जैसे पढ़ाई नहीं होगा अगर स्टूडेंट है तो उसको इरिटेशन होगा, सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, वो क्लास में पिछड़ता जाएगा, सोशल बॉन्डिंग है उसका ख़त्म होते जाएगा, तो वो अकेला पड़ते जाएगा। तो ये एक एडिक्शन है। मेटा जो कि फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, यूएस में इसको लॉ सूट का सामना करना पड़ेगा ओवर सोशल मीडिया एडिक्शन। यानी कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें माना गया है मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि स्नैपचैट, उनको एक्यूज किया जा रहा है फॉर फुलफिलिंग सोशल मीडिया यूज एमोंग टीन। जो भी यंग बच्चे हैं उनमें उनको सोशल मीडिया की लत लगाने के लिए इनको जो है आरोपी ठहराया जा रहा है। इसके बारे में अगर की बिहाइंड दिस रीजन अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया एडिक्शन एल्गोरिदम इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है। अब जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कीजिए, आप जिस तरह का कंटेंट देखेंगे उसी तरह का कंटेंट आपको और दिखाया जाएगा। तो उसमें क्या है, एक स्टडी में इस बात को का खुलासा हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसका बिहेवियर उससे जो है एल्गोरिदम से चेंज होता है और उसको बोलते हैं हैबिट लूप। जहाँ जो दिमाग है वो मोटिवेट करता है और इंगेज करता है जो कंटेंट हम सर्व कर रहे हैं उसमें, और वो आपको ऑब्टेन करता है
टू द रिवार्ड टू गेट द नेसेसिटी, देखने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, तो उसको बोलते हैं हैबिट लूप। यानी कि ब्रेन, वो इनका जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है वो हैबिट लूप को जनरेट कर रहा है, जिससे जो है एडल्ट जो है, टीन जो है, वो आपको एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद राइज इन एक्सेस टू मोबाइल एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। इसके बाद कह रहा है कि प्रोमोटेड ड्यू टू चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। पहले हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो कंबाइंड होता था, आजकल जो फैमिली होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो जिसमें माँ बाप, माता पिता और बच्चे होते हैं। तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो उनको अपने बच्चों को टाइम देने के लिए समय का अभाव होता है, जो ड्यू टू देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनमें क्या होता है कि वो मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा जो है वो मोबाइल में इंगेज रहेगा, पढ़ेगा, गेम खेलेगा। तो उससे जो है एक्सेस मोबाइल यूजेज जो है वो बढ़ रहा है। उससे क्या है कि चिल्ड्रंस जो है वो अपने जो उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, और उनमें अलग अलग तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। इसके बाद मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल इशू आ रहे हैं। सम जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो साइबर बुलिंग के शिकार हो गए हैं, और उससे मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा, एक बच्चे ने टीवी पे बोला था कि उसने किसी स्पोर्ट्स गेम में 96 लाख रुपए जो है लॉस कर दिया था, यानी कि वो हार गया था कोई स्पोर्ट्स गेम में। तो इसका क्या मतलब, और उसके हारने के कारण उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद उसके भाई उससे बात नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही थी। तो ये जो है एक एडिक्शन है। तो उस एडिक्शन का जो मेन एक्यूज है, इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के जो मेजर प्लेटफॉर्म है, जिनको टेक जिएंट बोला जाता है, उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। जो इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका आउटडोर एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये एक स्टडी से भी बताया जा रहा है कि जो भी चिल्ड्रंस 9 से 13 साल के बच्चे हैं, वो प्रतिदिन 3 घंटा जो है वो मोबाइल और सोशल मीडिया पे वीडियो देखने में और मोबाइल गेम खेलने में बिताते हैं। तो ये एक प्रकार का नशा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट के बारे में। तो ये आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि 34% जो स्पीसीज हैं जो कि IUCN के रेड लिस्ट में हैं, वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से प्रभावित हो रही हैं, यानी कि उनके हैबिटेट्स को एक्वायर करके वहाँ पे खेती की जा रही है, जिसके वजह से उनका अस्तित्व जो है वो संकट में आ गया है। डायरेक्ट थ्रेट हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स टू क्रॉप लैंड। उसके बाद प्लांटेशन हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है, जिसके वजह से उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में इन्वेजन अलाइन स्पीसीज, न्यूट्रिएंट्स लोडिंग, सोल इरोजन, अप्रोच केमिकल, क्लाइमेट चेंज, तो ये सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हैं जिसके वजह से जो उन सारी प्रजातियों पे असर पड़ रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर बात की जाए तो 17% जो स्पेसिफिक हैं उनको है एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड के कारण उनको हैबिटेट मिल रहा है। बायोडाइवर्सिटी का जो है इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन एग्रीकल्चर, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में इकोसिस्टम सपोर्ट एग्रीकल्चर थ्रू टू मेन कैटेगरीज, प्रोविजनिंग सर्विस जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, जेनेटिक मटेरियल्स, रेगुलेटिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, क्लाइमेट रेगुलेशन, सेडिमेंट रिटेंशन, न्यूट्रिशन साइक्लिंग, वाटर फ्लो रिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि होता है। इसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट में इकोसिस्टम डाइवर्सेज होता है, सच एज क्रॉप प्रिडिक्शन, पेस्ट, रिकमेंडेशन फॉर अलाइंग एग्रीकल्चर विथ कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, सेफगार्ड प्लेस
maintain ecosystem services, aligning agriculture and economic policies। इसके बाद हम बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में। तो अल्जीरिया न्यूज़ में ये था कि हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो हाल ही में अल्जीरिया की यात्रा पे गई थी, तो इसलिए ये चर्चा में है। इसकी बात कर लेते हैं। अल्जीरिया जो है, इसकी राजधानी है अल्जियर्स। ये आपको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो कि मेघरेब रीजन में आती है, मेघरेब रीजन में आती हैं, और ये आपको एटलस माउंटेन के करीब है। कोस्टल प्लान जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया इनका है। जैसे ये लीबिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, ये मोरक्को हो गया। फिर आपको बाउंड्री अगर बोला जाए तो ट्यूनीसिया, लीबिया जो है ईस्ट में है, नाइजर, माली और मॉरिटानिया साउथ जो है वो आपको साउथ में है, मोरक्को वेस्टर्न सहारा वेस्ट में है, मेडिटेरियन सी जो है आपको नॉर्थ में है। इनके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो चेलिब रिवर, जेबी रिवर, ये सब आपको यहाँ से निकलती हैं। हाईएस्ट माउंट जो है माउंट तहाट। क्लाइमेट की बात की जाए तो मेडिटेरियन क्लाइमेट विथ वार्म ड्राई समर एंड मिल्ड वाटर, रेनी वाटर यहाँ पे है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2024 के बारे में, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इसके मेजर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो कहा गया है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी है, 20% ऑफ टुडेज ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी सप्लाई जो है वो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाती है, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। मैरीटाइम चेक पॉइंट्स जो है वो मिडिल ईस्ट है, तो 20% सप्लाई है। अगर ईरान उसमें कुछ करता है तो उससे जो है प्रभावित हो सकता है। क्लीन एनर्जी जो है वो आपको सिस्टम एट द अनप्रेसिडेंटेड रेट 560 गीगावाट न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो 2023 में एडेड किया गया है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड बाय लो एमिशन सोर्स 2030, यानी कि जो विश्व में जितने भी एनर्जी खपत हो रहा है उसका आधा जो है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 5i अलायंस के बारे में बात करते हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में अभी टेंशन्स क्रिएट हो गए हैं, जिसके वजह से भारत ने अपने जो भारत के जो वहाँ पे जो दूतावास था वहाँ के कर्मचारियों को भारत ने वापस बुला लिया है, और जो कनाडा के यहाँ भारत में जो दूतावास पे कर्मचारी थे उनको वापस भेज दिया है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो है वो 5i अलायंस में कनाडा को इन्होंने सपोर्ट किया है। 5i की के बारे में अगर बात करें तो ये मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जो कि 20 डिफरेंट एजेंसी ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के बीच में है। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल है। इट इज़ द बोस्ट सर्विलांस बेस्ड और सिग्नल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काकाकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो रेड स्ट्रेच पास वहाँ से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहा था उसको स्वीकृति दे दी गई है। तो काकाकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं, इसके लोकेशन के बारे में। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट काकाकोरम रेंज जो कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय में आता है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में है। तो काकाकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लेह लद्दाख में है। ये आपको नॉर्थ एंड वेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना और पाकिस्तान से सटा हुआ है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो मोस्ट पार्ट जो है वो आपको कोल्ड डिजर्ट और हैवी ग्लेशिएशन से ढका हुआ है। इसके यहाँ से गुजरने वाली नुब्रा और श्योक नदी जो है यहाँ से गुजरती हैं। फौना इसमें स्नो लियोपार्ड, यूरेशियन लिंस, हिमालयन वुल्फ, तिब्बतन
तिब्बतन एंटीलोप इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया कि हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। तो आपको पता है ये इस्लामाबाद के द्वारा की गई है। इस्लामाबाद ने 16 अक्टूबर से 2024 से एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की 23वीं बैठक की मेजबानी की। पाकिस्तान ने अध्यक्षता की, जिसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। यह भारत, चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक आयोजन है। 2001 से स्थापित एससीओ यूरोपीय भर की सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुमंच के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए आईएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है। तो एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इसके बाद हम बात करते हैं किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। तो ये आपको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा और यूरोपा और उसमें जीवन को बनाए रखने की क्षमता का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान लॉन्च की। अंतरिक्ष यान लगभग 10 साल के मिशन में 3 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा। अगला प्रश्न है, नेमालाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जो मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो कंकाल की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नेमालाइन मायोपैथी पर चर्चा की, जो उनकी पालक बेटियों को प्रभावित करने वाली एक आनुवंशिक स्थिति है। नेमालाइन मायोपैथी एक दुर्लभ प्रजाति है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए गए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये आपको निगरानी और टोही उपकरण है। भारत ने निगरानी और टोही के लिए अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदे हैं। जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए इस ड्रोन का इस्तेमाल एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस युद्ध के लिए किया जा सकता है। ये 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, जिससे वास्तविक समय की जानकारी मिलती है। इस सौदे में भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा शामिल है, जिससे भारतीय नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज बहुत लेट हो गया है। इसके बाद हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।